नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट जन स्कॉलर्स हब पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो कुछ दिन से फीस का क्लास नहीं हो रहा था, कहीं पर हम लोग चले गए थे अभी, लेकिन अब फिर से रेगुलर क्लासेस जाएगा। और आज का जो क्लास है वो 11th क्लास का जो मॉडल सेट हम लोग लिए हैं उसको सॉल्व करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे का कॉन्सेप्ट देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इस पूरे सेशन में आप लोग बने रहिएगा, और पूरा सेशन देखने के बाद आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। तो हम लोग आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग का जो 11th क्लास का जो एग्जाम है ना, इसी पैटर्न पर होगा और इसका जो क्वेश्चन लेवल है उसी लेवल का होगा, है ना। हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चंस आपको इसी सेशन से मिल जाए, इसलिए आप लोग इस पर बने रहिए और अच्छे से ध्यान दे के पढ़िए, है ना। तो हम लोग आज चलते हैं। देखिए, आज जो मॉडल प्रश्न पत्र लिए हुए हैं हम लोग जैक बोर्ड का, उसमें से 35 क्वेश्चन है, उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे, और एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझेंगे कि आखिर उसका 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन क्यों नहीं होगा और 1 ऑप्शन क्यों होगा, है ना। हम लोग ये सारे चीज को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। है ना, नंबर वन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट। इसमें 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, और 4 ऑप्शन में से आपको पूछा जा रहा है कि यूनिट का विशेषता क्या है, विशेषताएं क्या है। विशेषताएं मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आप जानते हैं कि यूनिट्स क्या होना चाहिए, यूनिट किसे कहा जाता है, और यूनिट का मेन कैरेक्टर क्या क्या है। तो इसमें 4 कैरेक्टर दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है आपको टिक लगाना है ना। तो पहला ऑप्शन है द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, है ना। तो आप लोग को पता है कि यदि आप किसी डिस्टेंस का यूनिट मीटर है तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, पूरा वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, पूरा वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने आप में मान लिए कि ऐसा यूनिट ऑफ इस फिजिकल क्वांटिटी का ये होगा, ये ऐसा नहीं चलेगा, सभी को इसको मानना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, ये सही है। दूसरा है इट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड। ये आपका क्या है, वेल डिफाइंड है ना। ये क्या लिखा है, इट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड, मतलब यूनिट को वेरिएबल नहीं होना चाहिए, टाइम टू टाइम वेरी नहीं करना, चेंज नहीं होना चाहिए, ये जो है सो है ना। और ये अच्छे से परिभाषित होना चाहिए कि 1 यूनिट ऑफ मास या 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस कितना है ना। तो इसको वेल डिफाइंड भी होना चाहिए और इनवेरिएबल भी होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी होना चाहिए, एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। हाँ, और तीसरा ऑप्शन आप देखिएगा तो तीसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, देखिए, बोल रहा है इट मस्ट बी सुटेबल साइज, इट मस्ट बी ऑफ सुटेबल साइज एंड इजिली अवेलेबल। बिल्कुल, इसका साइज भी इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि आप इसको मेजरमेंट करने में आपको तकलीफ हो, आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़े, है ना। और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि इसको आप अच्छे से मेजर ही नहीं कर पाओ, इधर आ जाए। इसीलिए यूनिट का जो साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी, है ना, क्या होना चाहिए आपका, सुटेबल होना चाहिए और इजिली अवेलेबल होना चाहिए। इसीलिए आप यहां पे तीनों ऑप्शन देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये तीनों ऑप्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसका, यूनिट का है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव। तो ऑल ऑफ दी एबव पे आप टिक लगाइएगा, ये आपका ऑप्शन सही है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। तो समझ में आ गया। तो यहां से यदि क्वेश्चन आता है तो आप इसको जरूर बनाइएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट है ना। तो 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यहां से आता है क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए आप, है ना। ये डायमेंशन चैप्टर से उठाया गया क्वेश्चन है। आप इसको जरूर, इसको बहुत बार पढ़े होंगे और बहुत सारे टीचर पढ़ाते भी है बहुत आसानी तरीके से। क्या लिखा है, डायमेंशन फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपको याद रखने की जरूरत है क्या,
आप कितने फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन याद रख सकते हो बताओ? नहीं याद रख सकते हो, इसीलिए इसको डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए आपको सीखना होगा। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि मास का डायमेंशन क्या होता है, मास का डायमेंशन कैपिटल एम होता है। लेंथ का जो डायमेंशन होता है, थोड़ा मैं इसे छोटा कर लेता हूं क्योंकि बहुत बड़ा है इसका, जगह फिर नहीं मिलेगा। देखो मास का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एम, है ना, और डायमेंशन को हम लोग ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल, है ना। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी, है ना। उसके बाद फिर आपका इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या होता है, आप अच्छे से जानते हो, नहीं जानते हो तो यहां सीख लो, कैपिटल ए। एम्पियर से इसका साइन उठा है तो कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। फिर है आपका टेम्परेचर का, अब पूरा टेम्परेचर का नाम क्या है पता है ना, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर नाम है इसका, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ओके, तो इसका क्या होता है, के, केल्विन से डिनोट करते हैं हम लोग। उसके बाद अमाउंट ऑफ सबस्टांस, है कि नहीं, अमाउंट ऑफ सबस्टांस का क्या होता है, मोल, है कि नहीं। और लास्ट वन लुमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का जो डायमेंशन होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है, CD, और इसका एसेंट क्या होता है, केंडला, है कि नहीं। आप बताओ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका फार्मूला क्या होता है। तो आप लोग पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहां मिलेगा हम लोग, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में मिलेगा F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां से आप G का फार्मूला निकाल लो तो कितना हो जाएगा, F r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। आपको क्या करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और G का फार्मूला निकल गया। जैसे कि आप लोग को पता है ये फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mLT के पावर -2, है कि नहीं। और ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या होता है, L, और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर। नीचे मास है, ये भी मास है, तो m और एक m और ले लो आप, तो 2m हो गया। आप इसको सॉल्व कर दो और सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है वही इसका डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आप देखिए एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा और एक m बचा है तो ऊपर जाएगा तो m के पावर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, -1 हो जाएगा। यहां पे l है, यहां पे l स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, l क्यूब हो जाएगा। और ये t है, t के पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा मेरे दोस्त, है कि नहीं। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला है। आप इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप टिक लगा लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है लगा लो, m के पावर -1, l के पावर क्यूब और t के पावर -2। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है ना। तो डायमेंशन फार्मूला से यदि आपको क्वेश्चन बनाना है तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि कैसे बनाना है, सीखना होगा, आपको फार्मूला याद रखना होगा, है ना। उस जिसका निकालना है, जिस फिजिकल क्वांटिटी को आपको फार्मूला निकालना है, उस फिजिकल क्वांटिटी का किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेशन है कि नहीं, तो वो रिलेशन यदि आप लोग को पता है तो आप आराम से निकाल सकते हो। बहुत ही आसान था। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, उससे पहले इसको रब कर लेते हैं। ओके, ये समझ में आ गया ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसको पहले रब कर लेते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फिर से डायमेंशन का ही क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशन। कौन सा, इसमें 4 पेयर दिए हुए हैं, 4 पेयर में से आपको बतलाना है कि कौन सा पेयर का डायमेंशन सेम है। ऐसा पेयर इसमें चूज करें जिसका डायमेंशन आपका सेम हो। तो आप लोग पता है कि डायमेंशन आपको निकालना होगा, सभी का डायमेंशन निकाल के चेक करना होगा एक एक करके कि डायमेंशन किसका सही है, किन 2 क्वांटिटी का सही है, वही ऑप्शन सही होगा। अभी इससे पहले का जो क्वेश्चन था उसमें डायमेंशन निकालना आपको सिखाए थे हम। तो फिर से पुनः उसी बात पे आते हैं और हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशन। उसमें स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट है ना। तो स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट का डायमेंशन सेम नहीं होता है ना। दोनों का डायमेंशन क्या है, अलग अलग है। एक है इंपल्स और मोमेंटम। तो आप इसको चेक कीजिए, इंपल्स और मोमेंटम। तो आप इंपल्स का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं मेरे दोस्त, बताइए क्या मैं पढ़ाया था, आपको याद है? इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। कहे थे ना कि यदि लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करता है और मोमेंटम में जो चेंजेज आते हैं वो फिनाइट चेंज आते हैं, तो वो कहलाएगा इंपल्स, है ना। तो ये फोर्स इनटू टाइम है ना, और फोर्स इनटू टाइम है, और इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, जितना मोमेंटम में चेंज आएगा वही कहलाएगा इंपल्स, जिसे रिलेशन आप देखते होंगे फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, डीपी अपॉन dt, है ना। ये कहां से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पढ़े हो ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो देखिएगा, तो ये फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू dt इज इक्वल टू dp, मतलब ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, और ये फोर्स इंटू टाइम है जिसको आप इंपल्स कहते हो, है कि नहीं। तो इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त, चेंज इन मोमेंटम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, यूनिट भी सेम होगा और डायमेंशन भी सेम होगा, है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो आप इसमें से इंपल्स एंड मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मैं ऐसा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मैं ये गारंटी के साथ लिखता हूं। हजारीबाग में जितने भी टीचर हैं सब लोल है, उनको पढ़ाने आता नहीं है और पढ़ाने के चढ़ गए बोर्ड पर। इससे बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन लोग गांव देहात से आते हैं और उन लोग को ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कौन सा टीचर के पास क्या पढ़ा के जा रहे हैं। जब 12th में जाते हैं तो उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता है, मैं देखा हूं ऐसा, है ना। तो मैं ऐसे टीचरों से भी आग्रह करेंगे कि कृपया आप अच्छे से नॉलेज गेन कर लो, तब आप बोर्ड पे चढ़े और बोर्ड पे पढ़ाइए। बिना मतलब का स्टूडेंट के भविष्य के साथ नहीं खेलिए, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसका जवाब आप लोग खुद दो। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट्स ऑफ टाइम। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, और 4 ऑप्शन में से आपको यह बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा टाइम का यूनिट नहीं है। आप बता सकते हो कौन सा टाइम का यूनिट नहीं है? बिल्कुल, आप लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें सेकेंड जो है टाइम का यूनिट है कि नहीं? सेकेंड जो है वो टाइम का यूनिट है कि नहीं है? ये सेकेंड टाइम का यूनिट है, ठीक है। ईयर है कि नहीं? ईयर भी टाइम का यूनिट है। टाइम को हम लोग साल में भी मेजर करते हैं कि नहीं मेजर करते हैं? बिल्कुल करते हैं, है ना। मंथ में मेजर करते हैं, डे में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं, मिनट में मेजर करते हैं, आवर में करते हैं, है ना। लूनर मंथ में करते हैं, सिरिडियन डे में करते हैं। बहुत सारा यूनिट्स हैं टाइम के लिए, तो आप इसको प्रॉपर ढंग से पढ़ो, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन,
और ये तो बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। यदि आप नीट या फिर जेई मेंस का तैयारी करोगे तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं आपसे। क्यों पूछेगा? ये हर बच्चे को पता है जो पढ़ता है। जो नहीं पढ़ते उन्हीं लोग से ऐसा क्वेश्चन किया जाता है, और मेरा मानना है कि जैक बढ़ के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। यदि पढ़ते होते ना तो ये सब क्वेश्चन में भी फेल नहीं करते बच्चे। आज देखो जिस ट्यूशन में भीड़ है उसी ट्यूशन में सब गधे कैसे घुस रहे हैं। क्या फायदा? आप एक अच्छे टीचर भी ढूंढ नहीं पा रहे हो, कौन अच्छा पढ़ा रहे हैं। जहां भीड़ वहीं पर आप लोग भीड़ लगाते हो। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट्स ऑफ टाइम। तो आप बताइए ये पार्सेक किसका यूनिट है? पार्सेक डिस्टेंस का यूनिट है। और मैं बता दूं ये जो पार्सेक है ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस है ना, जिसका वैल्यू कितना होता है? एक पार्सेक में 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, इतना ज्यादा होता है। लाइट ईयर भी यूनिट है किसका? डिस्टेंस का ही यूनिट है। लाइट ईयर 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कहने का मतलब यहां पे दो टाइम का यूनिट है, ये दोनों टाइम का यूनिट है, यूनिट्स ऑफ टाइम है ये, है ना। ये किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट है। दोनों का दोनों टाइम का यूनिट है, यूनिट्स ऑफ टाइम। और ये दोनों ऑप्शन आपका, ये जो दोनों ऑप्शन है ये यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। तो इसमें से आपका जो क्वेश्चन बोल रहा है ना उसके अनुसार ये ऑप्शन नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर नॉट यूनिट्स ऑफ द टाइम। कौन सा टाइम का यूनिट नहीं है? तो यहां दो टाइम का यूनिट नहीं है, ये दोनों डिस्टेंस का यूनिट है। तो बी और डी दोनों आंसर सही हो जाएगा। बी और डी क्या हो जाएगा? दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। आसान है, लेकिन आपको याद रखना होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द एसआई यूनिट ऑफ द टॉर्क। टॉर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? तो टॉर्क है क्या? मोमेंटम ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स को ही हम लोग टॉर्क कहते हैं। टॉर्क है क्या? टॉर्क है मोमेंट ऑफ फोर्स। देखो बच्चों, जो जानकारी तुम्हें यहां मिलेगा ना वो किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा। मैं बता देता हूं, मोमेंट ऑफ फोर्स हजारीबाग का चैनल में तो बिल्कुल नहीं। हजारीबाग का टीचर कोई भी टीचर को पढ़ाने नहीं आता है, एक का दुक्का छोड़कर, है ना। बाकी सब टीचर का ही हाल है, मैं देख लिया हूं। यहां पर देखिए टॉर्क मतलब क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। और टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या यही ना है? मतलब न्यूटन मीटर। और न्यूटन का क्या होता है आपको पता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये फिर वापस मीटर, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप देख लो, है ना। या तो फिर न्यूटन मीटर ही लिखा हुआ है, आप या तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रहेगा, या तो फिर न्यूटन मीटर में रहेगा। तो ये तो आपका है नहीं। यदि यहाँ स्क्वायर होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन ये स्क्वायर है नहीं, तो ये क्या है? गलत आंसर है। ये तो होगा नहीं, ये भी गलत आंसर है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ये क्या है? न्यूटन मीटर। क्या ये? न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर तो मैं पहले ही बता दिया न्यूटन मीटर होता है। इसको और तोड़ के आप जाइएगा तो आएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा आंसर, है ना। देखिए टॉर्क वहां होगा जहां पे रोटेशनल इफेक्ट देखने को मिलेगा, और जहां पे रोटेशनल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता वहां पे टॉर्क नहीं होगा, है ना। तो याद रखना कि टॉर्क कहां पे एग्जिस्ट करेगा?
जहां पर रोटेशनल इफेक्ट होगा। और रोटेशनल इफेक्ट कहां पर आपको प्राप्त होगा? जहां पे कपल लगेगा, है ना। कपल के मतलब वो कपल नहीं समझिएगा, क्योंकि आप लोग का दिमाग मैं जानता हूं कहां जा रहा है। उस कपल की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। मैं जिस कपल की बात कर रहा हूं उस कपल को अच्छे से समझ लेना। कपल होता क्या है कि जब एक ही बॉडी पर दो डिफरेंट पॉइंट पे टू इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है तो उसको हम कपल कहते हैं, और नेट फोर्स ऑन द बॉडी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन टॉर्क लगेगा तो रोटेशनल इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब वो बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करना शुरू करेगा जब कपल लगेगा, है ना। तो आप ये बता दो, यहां पर जो आपका जो ये मोमेंट ऑफ फोर्स है जिसको हम लोग टॉर्क कह रहे हैं, ये और टॉर्क का क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का होता है न्यूटन और इसका मीटर, न्यूटन मीटर। यदि इसको और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में तोड़ोगे फंडामेंटल में तो क्या जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 5 भी क्लियर हो गया। तो मैं आगे बढ़ता हूं, तो आगे बढ़ने से पहले इसको हमको मिटाना पड़ता है दोस्त, है ना। क्योंकि क्या है ना कि जब हम नेक्स्ट इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो ये जो लिखा हुआ यहीं पे टिक जाता है। अभी महाकुंभ का समय चल रहा है, तो अब महाकुंभ में आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपके घर परिवार में से महाकुंभ कितने लोग जा रहे हैं, क्योंकि 144 साल के बाद फिर वापस आएगा ये महाकुंभ, है ना। तो जाना चाहिए और एक बार अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के में अपना हाथ भी थोड़ा बहुत अपना थोड़ा बहुत योगदान देना चाहिए, है ना मेरे दोस्त। ठंडा चला गया लेकिन खांसी रह गया मेरे पास, क्या बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आज 35 क्वेश्चन को डील करेंगे, है ना। इसमें 5 ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व गिव्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कर्व है उसका स्लोप आपको क्या देगा, है ना। उसमें 4 ऑप्शन है, डिस्प्लेसमेंट देगा, वेलोसिटी देगा, एक्सेलरेशन देगा, या फिर बल है इधर, है ना। आप इधर आओगे तो आपको समझ में आएगा इधर क्या दिया हुआ है? बल दिया हुआ है, फोर्स। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके पास क्या लग रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन नंबर डी क्या है? फोर्स है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मैं बताता हूं, थोड़ा सा ग्राफ में डिजाइन करता हूं यहां पर। ये आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेना है। ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। ये कर्व मान लेते हैं। स्लोप के मतलब क्या हुआ? ये वाला एंगल मान लेते हैं, ये वाला v1 है और ये वाला टाइम t2 पर जो वेलोसिटी है, ये टाइम t1 है और ये टाइम t2 है, वेलोसिटी v2 है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, और यही स्लोप निकालना है तो tan थीटा क्या होगा? चेंज इन वर्टिकल कंपोनेंट बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यही ना होगा। तो चेंज इन वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये v2 माइनस v1, और ये क्या जाएगा? t2 माइनस t1। तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, और tan थीटा होता क्या है आपको पता है? ये होता है स्लोप। ये क्या देता है? स्लोप देता है। और स्लोप चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम क्या देगा? एक्सेलरेशन। ये क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ द वीटी कर्व क्या देगा आपको? एक्सेलरेशन देगा। हाँ, लेकिन इसी के अंदर का एरिया यदि आपको पूछ दिया जाए, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अंदर का एरिया आपसे पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट देता है, और स्लोप पूछा जाए तो एक्सेलरेशन देता है ना। तो ये आप जरूर लिख लीजिएगा कहीं पर, साथ में नोट डाउन भी करते जाइएगा। तो आपको क्या देगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा। क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। एरिया पूछ देगा तो डिस्प्लेसमेंट देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं ना, बड़ा मजा आएगा दोस्त। यदि आप मेरे से फिजिक्स पढ़ लोगे ना तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट प्लस हायर कॉन्सेप्ट, जो होट लेवल का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप कहीं नहीं फंसोगे, आपको लगेगा कि फिजिक्स पूरा के हलवा है ना, लेकिन आपको मेरे से पढ़ाना पड़ेगा इसके लिए। हजारीबाग में तो कोई टीचर वैसा अवेलेबल नहीं है, मैं अभी तक तो नहीं देखा हूं। जो अपने आप को तिस्मार खान समझते हैं उनको एक बार हमसे मिलने बोल दो। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, ये बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड। बोल रहा है कि बॉल को ऊपर की तरफ उछाला गया, कितना मीटर पर सेकेंड से? 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। इनिशियल स्पीड कितना दिया गया उसमें? 20 मीटर पर सेकेंड दिया गया। तो पहला 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? समझिए, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। मान लेते हैं ये आपका ग्राउंड है, यहां से बॉल को उछाल दो ऊपर की तरफ, और इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दो? 20 मीटर पर सेकेंड दे दो। जब ऊपर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर रहेगा बेटा? नीचे की तरफ रहेगा। तो आप इसको पॉजिटिव लगो तो इसको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। दो वेक्टर क्वांटिटी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है तो साइन मस्ट बी अपोजिट, है ना। साइन कन्वेंशन यही कहता है। तो आपको पता है कि जो आपका जो इक्वेशन है वो है तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, लेकिन ए के जगह पे आपको माइनस जी रिप्लेस करना है, ये निकालना है आपको। क्योंकि ये नीचे की तरफ क्योंकि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होगा, लेकिन बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी बेटा और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक को पॉजिटिव लेना होगा और एक को नेगेटिव लेना होगा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको, है ना। तो आप यहां पे देखो कि S निकालना है आपको, है ना। नाउ S इज इक्वल टू, टाइम कितना दिया हुआ है बेटा? 2 सेकेंड दिया हुआ है। T इज इक्वल टू 2 सेकेंड लिखा हुआ है। फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना ऊपर जाएगा बॉल, ये लिखा है आपसे। तो आपको ये 20 मीटर हो गया, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है यहां पर। टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड माइनस हाफ, है ना। माइनस क्यों लगा दिए? क्योंकि आप ए को रिप्लेस करोगे माइनस जी से तो इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाएगा? ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। बस सेट कर दो फॉर्मूला में। तो कितना हो जाएगा? u का वैल्यू 20, t का वैल्यू 2 सेकेंड माइनस हाफ g का वैल्यू आपको कितना लेना है? 10 लेने के लिए यूज बोल दिया कि आप 10 ले लो तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तो इसीलिए 10 लेने के लिए बोला गया। और t का वैल्यू फिर वापस 2 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? कटेगा 5 से, इसे आप सॉल्व करो, ये 40 हो जाएगा माइनस, और ये 5 हो जाएगा इंटू 4, मतलब कितना? 5 चक्के 20, 40 में से 20 घटेगा तो कितना आएगा? 20 मीटर आएगा। तो पहला 2 सेकेंड में बॉल 20 मीटर ऊपर जाएगा, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा है सही, देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ये क्या है? सही आंसर है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया? हमारा सही आंसर हो गया। आसान है दोस्त, बस केवल आप पढ़ते जाओ, मजे से पढ़ते जाओ मेरे साथ। आपको कहीं नहीं लगेगा कि मतलब भारी है फिजिक्स, बहुत ही आसान है। इससे ज्यादा आसान तो हम मैथ को भी नहीं मानते हैं। आपको टीचर कहेंगे सर मैथ बहुत आसान है, मैथ आसान नहीं है बेटा। आप हमसे मिल लो एक बार। आप जो एनसीईआरटी पढ़ा पढ़ा के रट रट के थक गए हो ना, एनसीईआरटी और कुछ टीचर आरडी शर्मा रट रट के थक गए हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
हजारीबाग का एजुकेशन लेवल बहुत ही लो है, क्योंकि यहाँ टीचर ही वैसा ही है और यहाँ का स्टूडेंट भी वैसा ही है। इन लोगों को पता नहीं कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है और क्या बच्चे को कॉन्सेप्ट देना है। बस उन लोगों को ध्यान में मेरा बच्चा अच्छा करना चाहिए जैक बोर्ड में। जैक बोर्ड में क्या उखाड़ लेगा? जैक बोर्ड में टॉप करके क्या उखाड़ लोगे? क्या है क्वेश्चन का लेवल, क्या होता है उसका, है ना? देख लीजिए लेवल कितना आसान आसान लेवल है। एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? एक्सेलरेशन किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी है? वेक्टर है, टेंसर है, स्केलर है कि कुछ भी नहीं है? ये क्वेश्चन है, बताइए। तो आप इसको बताने की जरूरत है क्या? एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको ये बतलाने का मुझे नहीं, जो हमको नहीं लगता कि बतलाना चाहिए कि वेक्टर किसे कहा जाता है, स्केलर किसे कहा जाता है, टेंसर किसे कहा जाता है। मुझे तो नहीं लगता ये बतलाना चाहिए। यदि आपको लगता है कि बतलाने तो मैं बता दूं भाई, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, उसे कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। मार्क माय वर्ड, मैं बोल रहा हूं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मस्ट बी फॉलो बाय दैट फिजिकल क्वांटिटी। यदि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं कर रहा है और उसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल, बिल्कुल आप इलेक्ट्रिक करंट के ले लो, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं होता है? होता है। इसके पास डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन दोनों तो है, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी में कौन सा आता है? स्केलर आता है, वेक्टर नहीं आता है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है ना? तो वेक्टर क्वांटिटी उसी क्वांटिटी को बोलेंगे, ये तीन क्राइटेरिया उसके पास होना चाहिए। पहला, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, और तीसरा, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, अदरवाइज वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना? तो ये आप समझ में आ गया। तो यहां पर आपको एक्सेलरेशन कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, चूंकि ये इसके पास तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, ये एक्सेलरेशन, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0 देन व्हाट कैन से अबाउट इट्स डिस्टेंस कवर्ड? यदि किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या डिस्टेंस भी 0 होगा? डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, डिस्टेंस मे और मे नॉट बी 0, या फिर डिस्टेंस नेगेटिव होगा? तो मैं आपको बता दूं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा किसी भी गिवन मोशन के लिए। यदि मोशन हुआ है तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा और ना ही डिस्टेंस कभी 0 होगा। यदि मोशन हुआ है तो फॉर ये गिवन मोशन, यदि मोशन ही नहीं हुआ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 0। लेकिन यहां पे किसका बात कर रहा है? बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। ये नहीं बोला है कि ये मोशन नहीं हुआ है। मोशन हुआ है तभी ये बात कर रहा है। मतलब फॉर ये गिवन मोशन, फॉर ये गिवन मोशन होना चाहिए, है ना? डिस्टेंस कांट बी 0, ये कभी 0 नहीं हो सकता, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही आंसर होगा। बहुत लोग तो ऑप्शन नंबर डी भी लगा देंगे, इट मे और मे नॉट बी 0। क्यों बोलेंगे सर कि सर्कुलर मोशन लीजिए ना? बिल्कुल लेंगे। यहां पर पार्टिकल ए से चलना शुरू किया और यहां तक ये पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना, है ना? जब डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ लेकिन डिस्टेंस तो 2πr हुआ, मतलब यहां डिस्टेंस कुछ ना कुछ है। अब बोलेगा सर कि ऑब्जेक्ट चला ही ना हो तो
जब ऑब्जेक्ट चला ही नहीं है तो मोशन हुआ कहां? जब मोशन ही नहीं हुआ तो ये सवाल कहां से बनेगा? मतलब ये मोशन हुआ है तब ये सवाल पूछा जा रहा है, और जब मोशन हुआ है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, ये लिख लो, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इट कैन नॉट बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखो क्या है ना कि आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम लोग। आज पूरा के पूरा 35 क्वेश्चन डील करवाया जाएगा आप लोग को, है ना। थोड़ा इसको रब कर लेना होगा, मैं बोला था ना कि ये यहीं रह जाता है। बोल रहा है टू कार्स A and B are moving with velocities of 100 km per hour and 60 km per hour. What is the relative velocity of car A with respect to car B if both are moving along the same straight line in same direction? आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्त, है कि नहीं? अब ये सब क्वेश्चन के लिए भी आप लोगों को सहारा लेना पड़ रहा, मतलब 11th में आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो, और जहां पढ़े हो आप टीचरे नहीं पढ़ाया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना। यहां पे आप देख लो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। कार ए, ये कार बी है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसका स्पीड भी ए और इसका स्पीड भी बी। तो पूछ रहा है कार ए का रिलेटिव वेलोसिटी कार बी के रिस्पेक्ट में, मतलब भी ए बी। ये पढ़ा कैसे जाएगा? वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और ये क्या हो जाएगा? भी ए माइनस भी बी। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव लेंगे और इसको भी पॉजिटिव लेंगे। आपको पता है भी ए का वैल्यू दिया हुआ है 100 किलोमीटर पर आवर, इसका वैल्यू दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 100 में से नहीं, इसका 60 दिया हुआ है ना, 60 को घटा लो तो बचेगा कितना मेरा दोस्त? 40 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। लेकिन आपसे पूछ देता वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो भी बी ए और ये भी बी माइनस भी ए होता, है ना। और जब ये होता मेरे दोस्त तो कितना हो जाता? माइनस 40 मीटर, माइनस 40 किलोमीटर पर आवर आ जाता, उल्टा आ जाता ना, ये है कि नहीं। ये भी ए माइनस भी बी आ रही हो, भी बी माइनस भी ए, तो ये माइनस 40 आता है और ये क्या आता? प्लस 40 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमको ये इसको निकालना था, इसको नहीं निकालना था, मैं तो इसको एक्स्ट्रा बता दिया आपको, है ना। तो आपका ये कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आसान है कि नहीं रिलेटिव वेलोसिटी निकालना। क्वेश्चन नंबर 11 चलेंगे, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो मेरे दोस्त, बोला द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। क्या सवाल है? द रेट ऑफ मतलब ds अपॉन dt क्या कहलाता है? वेलोसिटी। क्या कहलाता है? वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, जिस रेट के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उसे कहा जाता है आपका वेलोसिटी। जिस रेट के साथ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना। ये सब बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं फिजिक्स का, ये आप लोग को पता होना चाहिए 9th क्लास से, है ना। 11th तो छोड़ो, 9th क्लास से तुम लोग को ये पता होना चाहिए, है ना।
तो ये क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, हिंदी में कहेंगे तो वेग। क्या, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर आप 12 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में मास का एनालॉग क्या है, उसका रिप्लेसमेंट क्या है ना। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए मेरे दोस्त, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम। तो मैं बता दूं, मास का एनालॉग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, है ना। रोटेशनल मोशन में मास को रिप्लेस किया जाता है किससे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, आई से। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है लीनियर मोशन में, 1/2 mv², है कि नहीं। लेकिन यही रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल मोशन में आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो 1/2 I⍵²। ये हुआ लीनियर वेलोसिटी, ये हुआ एंगुलर वेलोसिटी, ये हुआ मास, और मास के जगह पे I है, I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रहा है। यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो आप जरूर कमेंट में लिखिए सर कि मुझे समझ में आ रहा है ना। नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो नहीं समझ में आ रहा है। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो रोटेशनल मोशन में 1/2 I⍵² होता है, और ये होता है लीनियर में 1/2 mv²। तो आप मास को रिप्लेस कौन कर रहा है, I स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपका एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, 2 bullets are fired simultaneously horizontally and with different speed from the different place। ये क्या है दोस्त, डिफरेंट प्लेस है, यहां लिखा हुआ है डिफरेंट प्लेस, है ना। विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। 2 बुलेट को किसी एक बिल्डिंग से साइमल्टेनियसली फायर किया जाता है, दोनों का मास अलग अलग हो सकता है, दोनों का स्पीड अलग हो सकता है, इनिशियल स्पीड। तो पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा बुलेट ग्राउंड को सबसे पहले हिट करेगा। तो पहला ऑप्शन है द स्लोअर वन, जिस बुलेट का स्पीड स्लो हो वो पहले पहुंचेगा। द फास्टर वन, जिस बुलेट का स्पीड फास्ट हो वो पहले पहुंचेगा, या दोनों एक साथ पहुंचेगा ऑप्शन नंबर सी में, या तो फिर डिपेंड्स ऑन द मासेस, या फिर मास पर डिपेंड करेगा। तो मैं बता दूं, मान लो ये जो बिल्डिंग है ये नेक्स्ट जन स्कॉलर सब का है ना। आप लोग यहां पढ़ने आते हो और कुलफात दिमाग लगा दिए कि जाएंगे ऊपर थोड़ा सा, है ना, बिल्डिंग के टॉप पर चढ़ गए यहां पर आप, और इधर बगल से रोड गया हुआ है, तो आप वहां पे देख रहे हो किसी को निशाना टिपना है, आप लोग टिप दिए। 2 बंदा है, दोनों अलग अलग पत्थर लेके निशाना टिप दिए, है ना, और टिपने के बाद देख रहे किसका पत्थर नीचे सबसे पहले पहुंचेगा। एक ने टिपा U1 स्पीड से, दूसरा ने टिपा U2 स्पीड से, और जाके एक ही जगह पे हिट करना है, यहां पे जाके हिट कर गया। तो कौन किसका पहले पहुंचेगा। तो मैं बता दूं, जितना समय तक हवा में रहेगा बॉल, उसको कहा पत्थर, उसको कहा जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहा जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा इस केस में, आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए मेरे दोस्त, ये होता है √2h/g। 2h/g। अब बता दो, टाइम ऑफ फ्लाइट कहीं पर भी मास पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ ऑप्शन नंबर डी गलत आंसर हो जाएगा।
कहीं पर स्पीड पे डिपेंड कर रहा है क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ऑप्शन नंबर ए भी गलत। तो दोनों बॉल क्या होगा? सेम टाइम पे पहुंचेगा। दोनों बॉल क्या होगा? सेम टाइम पे पहुंचेगा, एक साथ पहुंचेगा, है ना? क्योंकि दोनों सेम हाइट से फेंका गया है। सेम प्लेस से मतलब क्या? सेम हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। समझ में आ गया? तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि बोथ बॉल विल रीच साइमल्टेनियसली, है ना? ना मास पे डिपेंड करेगा ना स्पीड पे डिपेंड करेगा, सिर्फ एच और किस पर डिपेंड करेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा। ये हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट इसको हटा देते हैं हम लोग, है ना? क्वेश्चन नंबर 14 देखो मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 को रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन बिटवीन टू वेक्टर्स कैन यील्ड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू आइदर ऑफ देम। कौन चार ऑपरेशन यहां पे लिखा गया है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में। ये चार ऑप्शन यहां पर है। चारों ऑप्शन में बता दीजिए कौन सा ऑपरेशन में दो वेक्टर को ऑपरेट करते हो तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा दोनों वेक्टर पर। तो आपको पता है वो होगा कौन सा? क्रॉस प्रोडक्ट, है ना? क्रॉस प्रोडक्ट यदि हम दो वेक्टर का निकालते हैं, मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। मान लेते हैं ये दोनों वेक्टर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, ओके? ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। दोनों का वेक्टर के बीच का जो एंगल है कुछ ना कुछ तो होगा, उसको मान लेते हैं थीटा। यदि ए क्रॉस बी निकालते हो आप तो क्या होगा? ये दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी मतलब रिजल्टेंट जो होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी पर ही परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस पूरे प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा रिजल्टेंट वेक्टर, है ना? तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखो, आप लोग यदि अच्छे से ईमानदारी से पढ़ोगे तो आप लोग का माँ बाप ना, उन लोग गर्व से अपना सीना चौड़ा करके मोहल्ले में घूमेंगे, क्योंकि आप अपने माँ बाप के अनुरूप कार्य कर रहे हो। अब हजारीबाग आकर आप घूमे हुए, है ना, तितलियों के पीछे भागोगे तो भौरा बन के, है ना, भागते रहोगे, किसी एक तितली पर भी नहीं बैठ पाओगे और तितली उड़ के किसी और पास चली जाएगी। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां पढ़ने के लिए आए हो, है ना? कॉमेडी तो नहीं कर सकता, क्योंकि कॉमेडी करने के लिए कोई कॉमेडियन का क्लास नहीं चल रहा है ना? ये एजुकेशन का चैनल है और एजुकेशन चैनल पर कॉमेडी नहीं होना चाहिए, है ना? सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए। यदि आपको कॉमेडी देखना ही तो फिर आप कपिल शर्मा शो देख लो जाके, या फिर कोई जो स्टैंड कॉमेडी जो करता है ना, लोग खड़ा होके, है ना, बेकार का बातें बोलते रहता है ना, अपने आपको कूल बनने का कोशिश जो करता है ना लोग, वैसे लोगों के पास जाओ। पढ़ने से आपको क्या मतलब है? मत पढ़ो। आप माँ बाप को जाकर सीधा बोल दो कि नहीं पढ़ना है मम्मी हमको। काहे लोग आपके फादर इतना मेहनत करेंगे? क्यों? किस लिए? आप जवान तो वही हो गए, 17-18 साल का हो गया होगा उम्र, जाके खटो, आराम से रहो, पढ़ना नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड नहीं करता है? किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है? तो मैं बता दूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है मेरे दोस्त, वो होता है I = mr²। ओके,
मतलब ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां से किसी पार्टिकल का डिस्टेंस जिसका मास m है उसका डिस्टेंस कितना है, r है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट वो कितना होगा, mr² होगा। तो आप देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल डिपेंड कर रहा है, ठीक है। डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो पार्टिकल यहां पर है, यहां पर है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल अबाउट द एक्सिस उस पर डिपेंड कर रहा है ना। तो देख लो मास पर डिपेंड कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी पर कहीं डिपेंड कर रहा है क्या, कहीं पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो बोल रहा है किस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी पर डिपेंड नहीं करता है, मास पर डिपेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस पर डिपेंड करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करेगा। ये 3-4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो करता है ना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं क्या कहता है। देखिए अभी 35 क्वेश्चन बताना, 35 क्वेश्चन, आप पैसेंस को बना के रखिएगा। यदि पैसेंस आप बना नहीं पा रहे हो तो वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और फिर वापस 10-15 मिनट के बाद रिफ्रेश होने के बाद फिर वापस वीडियो चालू कीजिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है ये, आपका कैरियर से रिलेटेड वीडियो है और इस वीडियो से कोई मजाक नहीं, है ना। अच्छे से पढ़िएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। बोल रहा है कि मैक्सिमम रेंज हमको कब मिलता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, कोई एक प्रोजेक्टाइल मोशन लेते हैं, है ना। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, ये रेंज मैक्सिमम कब मिलेगा, जब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 45 डिग्री होगा। कैसे, आपको पता है आर का जो फार्मूला होता है वो होता है u² sin 2 थीटा अपॉन जी, यही ना होता है। अब ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब ए वाला वैल्यू मैक्स sin 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और sin थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा 1, और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब 2 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम रेंज कब मिलेगा भाई आपको, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट बी एट 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल से किसी चीज को आप फायर करते हो तो ज्यादा से ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करेगा, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ही क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है ना। तो ये हुआ आपका, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फार्मूला याद रहेगा तो आपको, आपसे क्वेश्चन बनेगा, और फार्मूला याद नहीं है नहीं बनेगा। आपको यदि क्लास में भी आप अच्छे से ध्यान देके पढ़े होंगे तो भी क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। और आप लोग के लिए नेक्स्ट जन जो कार्य कर रहा है ना, वो सराहनीय कार्य कर रहा है ना। कहीं भी आपको इस तरह का कार्य आपको नहीं कोई भी हजारीबाग में देगा आपको। यहाँ के टीचर, यहाँ के स्टाफ, यहाँ के सब कोई मेहनत कर रहे हैं आप लोग का कैरियर के लिए, और एक अपना बेहतर फ्यूचर भी बनाने के लिए, और आप लोग का भी फ्यूचर बेहतर करने के लिए, है ना। तो आप लोग का सपोर्ट होना बहुत ही जरूरी है।
यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो एक दिन हम लोग भी क्या करेंगे, जिस जाओ हजारीबाग को यहाँ का स्टूडेंट बह रहा है, बह नहीं दो, कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो आप, बोल रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा चीज हमेशा कांस्टेंट होता है? तो मैं बता दूं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मान लेते हैं यू है, थीटा एंगल से फेंका गया, एक इसका ये वाला कंपोनेंट होगा जो यू साइन थीटा कहलाएगा, जिसको हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे, और एक ये वाला होगा यू कॉस थीटा कहलाएगा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यही वाला चेंज नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी remains constant, remains constant है ना। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल। वर्टिकल वेलोसिटी घटेगा बढ़ेगा क्योंकि इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रभाव पड़ेगा, है ना। और जहां मैक्सिमम पॉइंट होगा, जहां पे मैक्सिमम हाइट होगा, वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, और जबकि ये वाला वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u cos थीटा ही होगा जो इनिशियली था, है ना। तो याद रखना थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी बात सारे चीज चेंज होंगे, मास नहीं होगा भाई, है ना। मास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा, मोमेंटम भी चेंज होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ये भी चेंज होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल, क्योंकि इस पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पर पड़ेगा, तो वही चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आज ही बहुत ही शांत दिमाग से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, है ना, और टाइम लेके पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को समझते जाओ और लेवल को पकड़ो, कहां से क्वेश्चन आता है और किस लेवल तक पूछ सकता है, उस लेवल का आप प्रिपरेशन कर लो। नहीं तो हमको मुझे पता है कि आप हजारीबाग में क्या पढ़े और यहाँ का टीचर क्या पढ़ाते हैं, उन लोग को खुद पता नहीं कि उन लोग फिजिक्स का पीडी मालूम है और उन लोग कोचिंग खोल के बैठे हुए हैं। मेरा कोचिंग तो नहीं है कहीं हजारीबाग में, कहीं नहीं है, और नहीं मैं खोलना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ का स्टूडेंट का जो लेवल है ना, इतना गंदा करके रख दिया यहाँ के टीचर लोग कि उन लोग को समझ ही नहीं आता है कि फिजिक्स कैसे पढ़ाना है और किस लेवल का पढ़ाना है। थोड़ा सा भी आप न्यूमेरिकल बता दो ना बच्चे लोग को तो भाग जाएंगे बच्चे, क्योंकि इन लोग का आदत खराब करके रखा हुआ है यहाँ के टीचर लोग। मुझे बच्चे पे गुस्सा नहीं आ रहा है, इन टीचरों पे गुस्सा आ रहा है जिनको नहीं आता फीस और फीस पढ़ाने के लिए बोर्ड पे चढ़ गए हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नोट्स दे देना है और बच्चे लोग को निकाल देना है। मैं इतना फीस के नोट्स पलटा हूं ना यहां आके, सारे टीचरों का लगभग, इक्का दुक्का टीचर छोड़कर बाकी सारे टीचरों में कहीं न्यूमेरिकल का कोई जिक्र नहीं है, वही छोटा छोटा क्वेश्चन करा दिया जाता है पिद्दी सा, और अपने आप को तिस्मार खान समझ रहे हैं हजारीबाग का। क्यों नहीं समझेंगे, क्योंकि वहां बच्चे जा रहे हैं, आदत खराब हो चुका है बच्चे लोग का। आधा समय तो उन लोग को मस्ती करने में पार हो जा रहा है, कहीं आईलेक्स तो कहीं कहां, कभी कहां, कभी कहां, कभी। मैं तो बहुत सारे बच्चे को तो देखा हूं, इवन आपका जो हजारीबाग का हर्ट कहा जाने वाला झील, हजारीबाग झील, वहां मैं बहुत सारे बच्चे को देखा हूं घूमते हुए, वो भी कपल बना के। क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ के टीचर लोग खराब कर दिया है माहौल। आप उसको होमवर्क नहीं दोगे, उसको आप
अच्छे से बच्चे को लेबल नहीं बताओगे फिजिक्स का तो बच्चे को लगेगा ये आसान चीज है, क्या यहाँ पढ़ना है। जुट्टो सब बोलता है साइंस बहुत भारी है, भारी है। अरे भारी नहीं है भाई, पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि फिजिक्स है क्या या फिर साइंस है क्या। पढ़ता ही नहीं है तुम लोग। और यहाँ के टीचर भी वैसा ही है, गुस्सा आ रहा है टीचर लोग पर मुझे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा सवाल, जवाब बताइए। When a bus suddenly takes a turn, the passenger are thrown outward of because, है ना। जब बस शार्प टर्न लेती है तो पैसेंजर, है ना, सेंटर से दूर की तरफ, रोड से बाहर की तरफ झुक जाता है उनका बॉडी। क्यों? तो आपको पता होगा ड्यू टू इनर्सिया, ड्यू टू इनर्सिया। और वो भी इनर्सिया में कौन सा इनर्सिया? इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। कौन सा? इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन के चलते बॉडी क्या होगा? बाहर की तरफ। ऐसा क्यों? जैसे मान लो ये रोड है और ये बस है, ये टर्न ले रहा है। यहां पर बस तो टर्न ले लेगा, लेकिन इस पर जो बॉडी बैठा हुआ है वो किधर जाना चाहेगा? इधर, ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। अपना पाथ को चेंज नहीं करना चाहेगा। जब अपना पाथ को चेंज नहीं करना चाहेगा तो बस टर्न लेगा तो उसका बॉडी किधर की तरफ जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा, है ना। तो याद रखना कि जब कोई बस शार्प टर्न लेता है तो पैसेंजर हमेशा किधर की तरफ फेंकाया हुआ महसूस करता है? बाहर की तरफ। किधर? सेंटर से बाहर की तरफ। सर्कुलर मोशन है ये सेंटर हो गया और सेंटर से बाहर की तरफ फेंकाया हुआ महसूस करता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे चूंकि उतना अंदर जाके नहीं पूछा है तो ये गति का जड़ता, जिसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ऐसा हो रहा है। तो किसके कारण हो रहा है मेरे दोस्त? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण हो रहा है। और उसमें किसके कारण? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। मैं लाइव क्लासेस नहीं ले रहा हूं क्योंकि लाइव क्लासेस में टाइम पास होता है, कमेंट पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, बिना मतलब का टाइम जाता है। मैं इतना से अच्छे से एक्सप्लेन यहां पे कर दे रहा हूं ताकि आपको लाइव की जरूरत ही नहीं पड़े। क्वेश्चन नंबर 19 देखो किस लेवल का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं जब गीता में पढ़ा रहा था तो मैं देखा कि बहुत ही बच्चे को पता ही नहीं है कि किस तरह से पढ़ाना है। मैं अच्छे से पढ़ा के आया हूं जहां तक मैं पढ़ा पाया हूं। बाकी बात आगे जो टीचर हैं वो कैसे पढ़ाएंगे उन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैं वहां छोड़ दिया जानबूझ के, है ना, मुझे समझ में नहीं आया कॉलेज, वहां का मैनेजमेंट हमको समझ में नहीं आया। A person sitting in the open car moving at a constant velocity throw a ball vertically up into air, the ball will fall outside of the car, in the car ahead of person, in the car to side of person, exactly hand, exactly in the क्या? exactly in the hand which threw it up। मतलब आप कार में जा रहे हो, बिल्कुल जा रहे हो, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ये जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। एक कोई व्यक्ति है, ये ऊपर की तरफ एक बॉल को उछालता है ना, तो ये बॉल फिर वापस इसी के हाथ में आएगा, है ना, इसी का हाथ में आएगा। ना कार के आगे गिरेगा, व्यक्ति के आगे गिरेगा, ना व्यक्ति के साइड में गिरेगा और ना व्यक्ति के पीछे गिरेगा, सीधा हाथ में जैसे फेंका था वैसे हाथ में आएगा। लेकिन कंडीशन यही होना चाहिए, कार का एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, मतलब कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी।
तभी ऐसा पॉसिबल है। जहां कार का एक्सेलरेशन हुआ है ना, एक्सेलरेटेड कार हुआ, तो बॉल पीछे गिरेगा, कार आगे निकल जाएगा, बॉल पीछे ही गिरेगा। यदि कार डी एक्सेलरेटेड हुआ है ना, डी एक्सेलरेशन, समझ रहे हैं ना, तो भी बाहर गिरेगा। तो कुल मिला के ऐसा है कि यदि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फेंका जा रहा है कार और आप उसमें बैठे हुए और बॉल को ऊपर फेंक दिए, तो बॉल फिर वापस आपके हाथ में ही आएगा, ना साइड वाइज आएगा, ना आगे आएगा, ना पीछे आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? एग्जैक्टली इन द हैंड विच थ्रू इट अप, एग्जैक्टली उसी हाथ में आएगा जिस हाथ से के द्वारा फेंका गया था बॉल को, है ना। लेकिन याद रखना भाई, ये एक्सेलरेटेड कार नहीं होना चाहिए। यदि एक्सेलरेटेड कार हुआ तो हाथ में नहीं आएगा, तितली उड़ जाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग। ओके, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 20 आपको? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 kg एक्सेशन ऑफ द बॉडी। देखिए क्या दिया हुआ है, एफ का वैल्यू दिया हुआ है 5 न्यूटन मेरे दोस्त, मास दिया हुआ है आपका 1 kg, एक्सेलरेशन आपसे पूछा है, तो इसको बताने की जरूरत है क्या? नहीं, सीधा सीधी मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे। ये 5 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है और ये ए है, तो ए का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 21, इस क्वेश्चन को तो बताना ही नहीं चाहिए था मुझे, है ना लेकिन मैं, चलो कोई बात नहीं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार ये सब देख रहा होगा। अरे क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि सेल्फ एडजस्ट करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है? क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो मैं बता दूं, इसका जो आंसर होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स का वैल्यू बढ़ाते हैं, वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ता है, और एक समय जब आता है जहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है, और उस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद और अप्लाइड फोर्स बढ़ा दोगे तो वो बॉडी किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा, है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अप्लाइड फोर्स के साथ बढ़ते जाता है जब तक ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड ना कर ले, और उस मैक्सिमम वैल्यू को कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहां पे जो सेल्फ अपने आप को एडजस्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स, उसे कहा जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 को यहां पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बोल रहा है when a torque acting on a system is zero, which of the following should not change। किसी सिस्टम पर एक्टिंग टॉर्क यदि जीरो है तो क्या कांस्टेंट होगा?
जैसे किसी सिस्टम पर यदि फोर्स कांस्टेंट हो जाता है, फोर्स जीरो हो जाता है, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। मोमेंटम क्या हो जाता है? कंजर्व हो जाता है। उसी प्रकार से रोटेशनल मोशन में यदि टॉर्क को जीरो कर दिया जाए तो एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा। मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा मेरे दोस्त। यदि टॉर्क को जीरो कर दिया जाए, इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, है ना, एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम of body remains unchanged, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि फोर्स को जीरो कर दिया जाए तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। याद रखिएगा ये दोनों में फर्क। लीनियर मोमेंटम रिमेन्स क्या हो जाएगा? रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा ये। तो ये याद रखिएगा, फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, टॉर्क जीरो है किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर तो एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा, सॉरी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, अनचेंज रहेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 22 का ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं हम लोग। बोला ये हैमर ऑफ मास 300 ग्राम मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए नेल, है ना, द नेल स्टॉप द हैमर इन वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम 0.02 सेकेंड, फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर। बोल रहा है ये आपका नेल है, ये हैमर है, हैमर का जो मास है वो दिया हुआ है, ये मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी के साथ वो भी दिया हुआ है, इसको हीट करता है और इसको हैमर को रोक देता है कितना समय में? 0.02 सेकेंड में। तो बोल रहा है नेल के द्वारा हैमर पर कितना फोर्स लगाया गया। तो आपको पता है इंपल्स होगा, इंपल्स जो होगा वो होगा चेंज इन मोमेंटम के बराबर। ये इंपल्स का सवाल है मेरे दोस्त। मतलब इंपल्स क्या होता है आपको पता है? फोर्स इनटू टाइम होता है, और ये मोमेंटम क्या चेंज होगा? मास इनटू वेलोसिटी, है ना, मास इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स क्या है? कितना दिया हुआ है फोर्स? हमको निकालना है ये mv/t। तो मास आपको पता है 300 ग्राम, 300 ग्राम मतलब 1000 से डिवाइड कर दो केजी को, तो ये कितना हो जाएगा? 0.3 kg। वेलोसिटी दिया हुआ है 40 और टाइम कितना लगा है? तो 0.02 सेकेंड। आप इसे कैलकुलेट करो और जो फोर्स का जो वैल्यू है वो न्यूटन में निकाल लो, क्योंकि सबको SI यूनिट में पुट किए हैं। एक खत्म करो, खत्म करो, ये 4 तिया 12 हो जाएगा मेरे दोस्त, नीचे 2 हो जाएगा और ये 2 जीरो और जो कि 2.20 और ऊपर जाएगा तो 100 ऊपर जाएगा। कटेगा ना, ये कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 600। तो 600 न्यूटन फोर्स लगाएगा। नेल के द्वारा हैमर पर कितना फोर्स लगाया गया?
600 न्यूटन लगाया गया। ये इंपल्स का क्वेश्चन था, है ना, तो 600 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अभी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए क्या बोल रहा है। ये बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 8 kg ऑफ वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी। आपको रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालना है। रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होता है आप लोग को पता है कि नहीं? पता है? नहीं पता तो मैं बताता हूं। ये मान लो ये बंदूक है, इसमें बुलेट है पहले से। ये क्या है? बुलेट है। बुलेट का जो मास है वो स्मॉल एम है और ये जो कैपिटल एम है वो गन का मास है ना। अब क्या बोल रहे, इसको फायर करेगा तो बुलेट आगे की तरफ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये बुलेट आगे की तरफ निकल गया और जो गन है वो पीछे की तरफ जाएगा, है ना। गन इधर जाएगा, बुलेट इधर जाएगा, है ना। तो जिस वेलोसिटी के साथ जिस वेलोसिटी के साथ गन पीछे की तरफ आएगा उसे कहा जाएगा रिक्वायर्ड वेलोसिटी। अब निकालोगे कैसे? तो जैसे कि आपको पता है कि इस केस में लीनियर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। कहने का मतलब है टोटल मोमेंटम बिफोर फायर इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द फायरिंग। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बिफोर फायर यदि हम लेते हैं, है ना, तो बिफोर फायर लेते हैं तो ये वाला गन रेस्ट में था, बुलेट भी रेस्ट में था, दोनों का दोनों किस में था? रेस्ट में था। तो जो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिख लेना दोस्त। थोड़ा तकलीफ मैं भी कर लेता हूं, तुम भी कर लो। क्या हो जाएगा? मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। क्या यही ना होगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो यही है। तो बिफोर फायरिंग देखा जाए दोनों रेस्ट में था तो मोमेंटम कितना था? 0 था। मान लेते हैं फायर करने के बाद इसका वेलोसिटी ऑफ गन vg हो जाएगा और ये vb हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ गन। इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है। तो क्या हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ गन आफ्टर द फायरिंग। टोटल मोमेंटम लेना है ना, अब इसका मोमेंटम ले लो m इंटू b। ये 0 आपको निकालना है vg। तो vg का वैल्यू वहां से निकालोगे दोस्त तो कितना आ जाएगा? जो vg का वैल्यू निकालोगे तो माइनस m अपॉन कैपिटल M और ये vb है ना होगा। अब बता दो, यहां पर आपको निकालना है रिक्वायर्ड वेलोसिटी vg, है ना। तो ये माइनस m मतलब मास ऑफ बुलेट कितना था? 40 ग्राम। तो ये 40 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो एक साथ में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है? 800 मीटर पर सेकेंड। तो 800 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, है कि नहीं? कर लो। डिवाइडेड बाय मास ऑफ दी गन। तो
तो मास ऑफ द गन कितना 8 है मेरे दोस्त। तो काटोगे तो कटेगा ना, ये 100 से कटेगा। यहां 10 का पावर 2 पॉजिटिव है, यहां 10 का पावर 2 नेगेटिव -3 है नेगेटिव में, तो कितना बचेगा VG कितना हो जाएगा, यहां 40 पहले से है ना, और ये साइन माइनस का यहां रहेगा माइनस, तो ये माइनस यहां रहेगा, है ना। तो ये आप इसको कैलकुलेट करोगे 10 के पावर -1, तो इसका मतलब ये -1 और ये +1 है, तो कितना हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड। तो जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगा वो कितना होगा -4 मीटर पर सेकेंड, मतलब -4 मीटर पर सेकेंड से झटका पीछे की तरफ देगा, है ना। तो जिस वेलोसिटी के साथ गन पीछे की तरफ धकेलाता है उसी को हम लोग कहते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी। और इसका निकालने के लिए आप फार्मूला याद रखोगे, वैसा जरूरत नहीं है, हर जगह पे ये फार्मूला काम नहीं करेगा कि आप डायरेक्टली ये फार्मूला याद रख लिए और काम कर लिए, नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा इसका बेसिक फंडामेंटल चीज क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, मतलब बिफोर फायरिंग का मोमेंटम इज इक्वल टू द आफ्टर फायरिंग। लेना है, आराम से निकाल लेना है ना। तो आसान से निकल जाएगा, कितना होगा -4 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन लग रहा है सही आपको, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप लोग कहीं पढ़ाए भी होंगे, कोई वीडियो दिए भी होंगे तो सीधा ऑप्शन मार के निकल गए, अरे ये वाला क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 4 मीटर पर सेकेंड हो तो अगर मार ले, ऐसे ही पढ़ा निकल गया होगा टीचर। इतना एक्सप्लेनेशन कौन देगा, पागल है, उसको खुद नहीं आता है। आता तो आप लोग को इस तरह का जो ट्रेंड चला है हजारीबाग में, वो बहुत ही गंदा ट्रेंड चला के रखा है यहाँ के टीचर लोग। नोमरिकल अभी बच्चे आते हैं मेरे पास, उन लोग को पढ़ाते हैं नोमरिकल, उन लोग को मन नहीं लगता पढ़ने का, क्योंकि उन लोग को अरे भाई जो पहले से खिलाते आओगे वही ना खाना चाहेगा बच्चा। आप नोमरिकल खिलाए नहीं पहले, आप नोमरिकल मैं पढ़ाना चाहूँ, कैसे पढ़ेगा बच्चा, उसको तो सिंपल सा चाहिए ना। आदत हो गया है झील पर घूमने के लिए लड़का लड़की के साथ। अभी भी आप जाओ ना, अभी मेरे घड़ी टाइम में, अभी मेरा स्टेशन में टाइम में दिखा रहा है 3, अभी चले जाओ झील पर, आपको कितना कपल ऐसे बैठ जाएंगे जो कि 11-12 के बच्चे हैं, और वहां चना मूंगफली खा रहा है अपना बाप के पैसा से। बाप माँ सोच रहे हैं मेरा बेटा बेटी पढ़ने जा रहा है, यहां पता चला कि यहाँ कुछ और गुल खिलाया जा रहा है। भौरा फूलों पर बैठने के लिए तैयार है, और फूल तो पहले से ही सबको सुगंधित कर रही है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए जितना एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं ना, ये जो 35 क्वेश्चन, इसको बनाने के लिए मात्र 10 मिनट समय चाहिए, लेकिन मैं लगता है कि 1.5 घंटा से ऊपर मैं अभी लेक्चर दे चुका हूं। है ना। तो आप ये चीज ध्यान में रखिए मेरे दोस्त, है ना। मैं तो आप लोग को अपना भाई अपना बंधु समझ के समझा रहा हूं, आप नहीं समझोगे तो फिर आपकी मर्जी, है ना। यदि आप लोग को मेरे से क्लास लेना है तो आप नेक्स्ट अस्कर साहब का सेंटर पे विजिट करें, यहाँ पे सिकंदर सर रहते हैं हमेशा अवेलेबल, उनसे पूछें कि कैसे फीस का क्लास होगा, वही आपको शेड्यूल दे देंगे और वही एडमिशन भी ले लेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर जहां पढ़ रहे हो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छे से अपना करियर बनाओ। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 4 kg एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी, क्या होगा। दोनों केस में 0 होगा, दोनों केस में सेम होगा फोर्स, या फिर 3 kg वाला को एक्सेलरेट करने के लिए ज्यादा फोर्स लग रहा है ना, या 5 kg वाला को करेगा, या फिर इस ऑप्शन दिया हुआ है। आप एक करके निकाल लो ना। एक तो सिंपल से फॉर्मूला है, कौन सा, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यदि आप 3 kg का मास ले रहे हैं, है ना,
कितना एक्सेलेरेशन चाहिए? 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मतलब 15 न्यूटन लग रहा है यहां पर, है ना। सेकेंड केस में 4 केजी का मास लेना है, इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो। एक्सेलेरेशन कितना चाहिए? 4 चाहिए, तो 16 न्यूटन। अब किसको एक्सेलरेट करना, कौन सा केस में फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो आपको पता चलेगा कि F2 मतलब 16 न्यूटन आ रहा है। यदि 4 केजी ऑब्जेक्ट को 4 मीटर पर सेकेंड से आप एक्सेलरेट करना चाहते हैं तो ज्यादा फोर्स का जरूरत पड़ेगा, है ना। तो आप इसमें कौन सा होगा? ग्रेटर फॉर 4 केजी ऑफ मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। दोनों में सेम नहीं होगा, दोनों में 0 नहीं होगा। 3 वाला तो 15 न्यूटन आ रहा है और 4 वाला कितना आ रहा है? 16 न्यूटन आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं हम लोग। बोल रहा है द सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन योर बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। तो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमता है तो कब घूमता है? जब सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, और वो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहा जाता है। और इसका वैल्यू जो होता है वो होता है mv² अपॉन r, mv² अपॉन r, या फिर v इक्वल टू ओमेगा r लेते हैं हम लोग, है ना, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में। तो जो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? m v की जगह पे ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे r, तो कटेगा ना, तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r। तो ऑप्शन नंबर या तो ऑप्शन में ये मिलेगा या तो फिर ऑप्शन नंबर ये मिलेगा m ओमेगा स्क्वायर r। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको? mv² अपॉन r। तो सेंटीपिटल फोर्स जब तक किसी पार्टिकल पर नहीं लगेगा तब तक वो सर्कुलर मोशन में नहीं घूमेगा, है ना। और सेंटीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होता है? mv² अपॉन r। r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, जिस पाथ में वो घूम रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए एक्सप्लेनेशन देंगे, जगह होना चाहिए इसलिए मिटा रहा हूं, है ना। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं मैं। बोला टू ऑब्जेक्ट A and B are moving with same momentum. The mass of object B is greater than mass of object A. Which of the two object will have the higher kinetic energy? यदि दो बॉडी, है ना, सेम मोमेंटम के साथ मूव कर रहे हैं तो सबसे पहले रिलेशन आप निकाल लो, है ना। जैसे कि मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? 1/2 mv²। आप रिलेशन स्थापित करोगे तो ये 1/2 m, और ये यहाँ m से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे तो m नीचे आया ना, तो यहाँ m² मतलब m² v² मतलब p का स्क्वायर, है ना। बोल रहा है दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट A जिसका
काइनेटिक एनर्जी, ऑब्जेक्ट ए है तो ऑब्जेक्ट ए का मास लेंगे, मोमेंटम दोनों में सेम है तो दोनों में पी स्क्वायर रहने देंगे। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट बी का काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो ये 1/2 mb हो जाएगा और मोमेंटम सेम है, दोनों मोमेंटम सेम रखेंगे। बोल रहा है किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, ए का या बी का, ए का या बी का, है ना। तो इसको डिवाइड कर लो। अब जब डिवाइड करोगे तो पी स्क्वायर कैंसिल होगा मेरे दोस्त, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो के ए अपॉन के बी, एम ए नीचे है तो एम ए नीचे चला जाएगा, है ना। और एम बी देखो 1/mb है तो नीचे में, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा और एम ए नीचे आएगा तो ये एम बी, है ना। अब चूंकि बोल रहा है कि यहां पर मास ऑफ बी ज्यादा है किससे, मास ऑफ ए से, मतलब एम बी ग्रेटर है एम ए से, तो ऑब्वियसली ये जो रेशियो होगा वो क्या होगा, के अपॉन के बी जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। इसको उधर ले जाना, क्रॉस कर लो, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जबकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ए का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। Which of the two object will have the higher kinetic energy? तो जिसका मास कम है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। कब, जब दोनों का मोमेंटम सेम होगा तब, है ना। मतलब ये समझ लो, एक मोटा आदमी और एक पतला आदमी सेम मोमेंटम के साथ दौड़ रहा है ना। तो पतला आदमी का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा किससे, मोटा आदमी से। आपके सामने मैं प्रूव करके दिखाया हूं इस चीज को, है ना, देख लो, है ना। आसान, मजेदार है दोस्त। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 28 को एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए 27 का होगा। सर्दी हो गया है, नाक भी जाम हो गया है, फिर भी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये सेशन को कंप्लीट करना है ना। ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व, फोर्स टाइम के अंदर का एरिया क्या देगा। मैं बताया था कुछ देर पहले ही, मैं बताया था, जैसा कि ये फोर्स है और ये टाइम है, इसके अंदर का एरिया क्या देगा। यदि एरिया निकालना चाहते हैं तो फोर्स इंटू टाइम हो जाएगा। एरिया अंडर एप्टी कर्व, फोर्स इंटू टाइम। और फोर्स इंटू टाइम क्या होता है मेरे दोस्त, इंपल्स होता है। और इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। मैं इतना सारा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, याद रखियो, है ना, नहीं तो तितलियों के पीछे सूंघते रहना सुगंध, और तितलियां भौरों के पीछे भागते रहना, कुछ काम नहीं देने वाला है ना। तो एरिया अंडर एप्टी कर्व क्या देगा, फोर्स इनटू टाइम, मतलब इंपल्स देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और ये हमारा यहीं पर एक्सप्लेन हो जाएगा, इसलिए इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना।
बोल रहा व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए मास ऑफ 100 kg टू ए हाइट ऑफ 50 मीटर इन 50 सेकेंड। बोल रहा क्या पावर चाहिए एक ऑब्जेक्ट को यहां तक लिफ्ट करने के लिए, हाइट h तक, है ना। तो आपको पता है कि यहां पर टोटल वर्क डन कितना किया जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया गया, ग्राउंड से उठा के h हाइट पे रखा गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट h किया, मास m है, नीचे एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है, तो ये फोर्स mgh हो गया, है ना। ये हो गया वर्क डन, है ना। अब पावर पूछा जा रहा है तुमसे, तो पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन बाय टाइम है, तो ये आपको पता है ये mgh अपॉन t। m कितना है, m आपको दिया हुआ है यहां पर 100 kg, मास 100 kg है, तो 100 kg ले रख लो। g का वैल्यू आप 9.8 रख लो, है ना। कितना हाइट उठाया गया है, तो 50 मीटर हाइट उठाया गया है मेरे दोस्त। कितना सेकेंड में उठाया गया है, तो 50 सेकेंड में उठाया गया है। तो ये 50-50 तो कैंसिल हो गए हैं, और यहां एक डेसिमल हटाने के लिए एक पॉइंट हटा देंगे तो 10 बच जाएगा, और यह 98 हो जाएगा, मतलब 980 वाट। पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है मेरा दोस्त, वाट, है ना। तो ये जो पावर है इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 980 वाट आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आसान है कि नहीं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्यों नहीं बनेगा, 100 का 100 मार्क्स आएगा ऐसा क्वेश्चन में। तो आप अपना लेवल को सुधारो, इन हजारीबाग के टीचरों के चक्कर में मत पड़ो। जहां अच्छा पढ़ा रहा वहां जाइए, मैं नहीं कहता हूं मेरे पास आओ आप, लेकिन जहां अच्छा पढ़ाया हो रहा वहां पे जाइए आप, है ना। अभी 6 क्वेश्चन और है, 35 क्वेश्चन तक हम लोग जाएंगे, पूरा सेट को आज कंप्लीट करेंगे हम लोग इसको, है ना। इसलिए गड़बड़ाइएगा नहीं, बस बने रहिए सेशन में, मजे लीजिए सेशन का आज। क्वेश्चन नंबर 30, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन रॉड ऑफ मास m and length L about an axis to the rod at mid point। मान लेते हैं एक रॉड है, रॉड का मिड पॉइंट से एक्सिस रोटेशन पास कर रहा है, इसका पूरा लेंथ L है और मास m है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर पास कर रहा है लेंथ से और मिड पॉइंट से पास कर रहा है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना I, वो बेटा होगा mL² अपॉन 12, mL² अपॉन 12। यही क्वेश्चन यदि आपको इस तरह से पूछ दिया जाए कि m हो जाएगा मास, लेंथ हो जाएगा लेंथ ऑफ द रॉड, और किसी एक इंच से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा mL² अपॉन 3। तो यहां पे मिड पॉइंट से पूछा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है, तो mL²/12 होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि वन ऑफ द इंड से पास करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mL²/3 होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन पूछा जाता है,
आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। यहां से एक नंबर पक्का आएगा, चाहे स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ देगा, चाहे रिंग का पूछ देगा, चाहे डिस्क का पूछ देगा, किसी न किसी को तो पूछेगा ही, मान लो, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी होगा 30 का। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस 5 क्वेश्चन और, बने रहो। मंजिल इतना आसान नहीं होता है दोस्त, मेहनत तो करना पड़ेगा। यदि मेहनत किए बिना मंजिल मिल जाता तो आज सभी कोई टॉप पे होते, कोई बॉटम में नहीं होते, है ना। तो आपको मंजिल पाने के लिए मेहनत करना होगा, और साथ में हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट moves 30 meter along perpendicular direction of the force, what amount of work is done? कितना आसान क्वेश्चन है, बोल रहा है। देखिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि 30 मीटर 10 मीटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और फोर्स इधर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है ना वो 90 डिग्री है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू 90 पुट कर दोगे तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, आप लोग को पता है ना, 0 होता है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। ये वही काम है, कुल्ली के द्वारा ढोया गया सामान, तो कुल्ली के द्वारा कितना वर्क डन किया जाएगा, 0 किया जाएगा, पता है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 0 जूल। वर्क डन कितना होगा, 0 जूल हो जाएगा। आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 32 नंबर में। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, बड़ा आसान क्वेश्चन है, फिर से वर्क डन का क्वेश्चन है। बोल रहा द वर्क परफॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है। बताइए, आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, एफ एस कॉस थीटा, ओके है कि नहीं। बताइए, एफ फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा तो आपको पता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। तो अब बताइए, तो वर्क डिपेंड किस पर नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट पे करता ही नहीं करता है, करता है, तो ऑप्शन नहीं होगा। फोर्स पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों पर डिपेंड करता है। वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं है वर्क डन निकालने के लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पर वर्क डन डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका। कितना आसान क्वेश्चन है। यदि आपका ये मेरा सेशन सही लग रहा है और अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक। आपके लिए नेक्स्ट जन आगे आ रहा है, तो आप नेक्स्ट जन के लिए आगे आओ, है ना। दोनों हाथ से ताली बजता है, एक हाथ से हवा में करने से कुछ फायदा नहीं है ना। हमारा टीम आपके लिए मेहनत करेगा, और हजारीबाग का जो ये जो हवा है ना न्यूमेरिकल नहीं बनाने का, उस हवा को चेंज करेंगे हम लोग। और आप सिर्फ इतने, ये तो पिद्दी सा क्वेश्चन है, आप नेट जेई का भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक बार आओ तो यहां। है ना। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। बड़ा आसान क्वेश्चन है।
बोल रहा है द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, चाहे एक्सटर्नल फोर्स हो चाहे इंटरनल फोर्स हो, ऑन ऑब्जेक्ट इक्वल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल द चेंज इन, देखिए क्या है, यदि सारे फोर्सेस जो लग रहा है किसी पार्टिकल पर, चाहे एक्सटर्नल फोर्स हो चाहे इंटरनल फोर्स है, टोटल फोर्स है ना, का वर्क डन यदि चेंज होता है तो वो किसके बराबर होगा? तो आप लोग पढ़े होंगे कौन सा एक थ्योरम पढ़े होंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, है कि नहीं? ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो क्या कहता है, पढ़े कि नहीं? 11th क्लास में पढ़े हैं, 11th छोड़ो 9th में आप पढ़े हो, वहां भी टीचर सरकारी टीचर में पढ़ के आए होंगे, तो उन लोग सिर्फ वेतने लेने के बराबर होता है, उन लोग पढ़ाने के लिए नहीं जाता है बोका लोग। और जब 9th से 10th गया फिर 11th में आया तो हजारीबाग का टीचर तो और ही बोका है, नहीं पढ़ाया होगा। बताइए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? ये कहता क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is equal to the work done by the force, है ना? फोर्स के द्वारा कार्य किया गया किसी ऑब्जेक्ट पर, वो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। मतलब वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो यहां सीधा सीधी पूछ रहा है भाई कि द वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, किस ऑब्जेक्ट का क्या चेंज के बराबर है? तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या नॉन ऑफ दीज। तो बताओ कहीं आपसे बोला है टोटल एनर्जी के बारे में? सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात किया है? काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ये, डेल के, हाँ डेल के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो समझ में आया? तो यहां पे टोटल एनर्जी मतलब, टोटल एनर्जी का मतलब होगा सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, चाहे किसी भी प्रकार का एनर्जी हो। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी तो गलत है, पोटेंशियल एनर्जी ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यदि आपका फंडामेंटल सही है ना बॉस, तो आप कहीं नहीं फंसोगे, मैं लिख के देता हूं, है ना? आपका फंडामेंटल को उखाड़ दिया गया है यहाँ टीचर के द्वारा, जो कि मुझे रास नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, क्या बोलता है? द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी कहां लाई करेगा? ऑलवेज लाइज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, या फिर ऑलवेज लाइट इनसाइड द बॉडी, या फिर ऑलवेज लाइट आउटसाइड ऑफ द बॉडी, या फिर मे लाई विद इन और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है ना बॉस, वो बॉडी के अंदर भी लाई कर सकता है, बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है ना? कोई जरूरी नहीं है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ मास पर ही लाई करे, सॉरी सेंटर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही लाई करे, ये जरूरी नहीं है ना? तो यहां पे जो ऑप्शन होगा आपका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास में लाई विद इन और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप इस तरह का शेप ले लो,
इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, आपको पता है? बिल्कुल, इसका सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा, जो कि विद इन द बॉडी है। मैं एग्जांपल और लेता हूं, ये कुछ इस प्रकार से बॉडी ले लो, इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, यहां पे लाई करेगा, जो कि ऑल साइड ऑफ द बॉडी है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई नहीं करेगा, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, विद इन द बॉडी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ऑल साइड ऑफ द बॉडी कर भी सकता है, नहीं कर सकता। तो सारे ऑप्शन को कौन समेट के रख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी समेट रहा है सबको एक साथ, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज का सेशन का, क्वेश्चन नंबर 35, है ना? तो 35 को सॉल्व कीजिए। बोल रहा है टॉर्क ऑफ ए फोर्स, देखो फोर्स दिया हुआ है बॉस, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पढ़ो, -3i प्लस जे और ये +5k, ये दिया हुआ है। ओके, आपका पॉइंट ऑफ एक्टिंग दिया हुआ है 7i, इसका यूनिट वेक्टर दिया, इसका जो पोजीशन वेक्टर वो दिया हुआ है आपका 3j प्लस यूनिट वेक्टर i। तो आपसे पूछा जा रहा है टॉर्क, तो टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, टॉर्क कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसका वैल्यू होता है r क्रॉस f, वेक्टर r क्रॉस f। कैसे निकालते हैं, i j k, है ना? पहले r है तो r का वैल्यू लेंगे 7, 3 और यहाँ i का, यहाँ कुछ नहीं, कितना है 1 है, ये कितना है -3 और ये 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है 5 ले लो, इसको सॉल्व करो, टॉर्क निकलेगा। तो टॉर्क निकालने के लिए आपको पता है ना, इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है, नहीं जानते हो तो सीख लीजिएगा, प्लस माइनस प्लस, है ना? आई को पकड़ेंगे, आई को पकड़ लिए मेरे दोस्त, बचा क्या, ये वाला बचा, है ना? तो 5 या 15 -1 तो कितना हो जाएगा 14, माइनस जे, इसको आप लोग को सॉल्व करने आता होगा डिटरमिनेंट, है ना? तो इससे रिलेटेड रो कॉलम खत्म करके 7 × 5 = 35 और ये माइनस प्लस 3 × 3, तो 7 × 5 = 35 प्लस 3 38, ये हो जाएगा 38। प्लस के लेंगे, प्लस के ले लेते हैं हम, है ना? इससे रिलेटेड रो और कॉलम खत्म करो तो 7 × 7 और ये माइनस प्लस फिर पूरा प्लस हो जाएगा, 7 और 9 कितना होता है, 3 × 9 होगा ना, ये तो कितना हो जाएगा 7 और 9 बता दो, 16 × 16। आप इसको अच्छे से लिख लो, 14i - 38j और प्लस 16k। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ये टॉर्क है तो टॉर्क का साइन क्या होगा, न्यूटन मीटर में, और कुछ नहीं दिया हुआ है तो यहां सिर्फ आप यूनिट लिख के छोड़ दो, क्योंकि ना ही फोर्स का साइन दिया हुआ है और ना ही डिस्टेंस का साइन दिया हुआ है, तो जो होगा वो यूनिट में ही आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपका, 14i - 38j प्लस 16k, यही ऑप्शन तो है, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है ना? तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका होगा, और आसानी से बन गया कि नहीं बन गया? तो आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप भर भर के कमेंट करो, शेयर करो, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक, है ना? और सपोर्ट अस, आप हमें सपोर्ट करोगे तभी मैं आपको सपोर्ट कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। मैं अब खुले बोल रहा हूं, आगे पीछे क्या बोलूं मैं, है ना? तो आप लोग को 12th अच्छा करना है तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए प्लीज कांटेक्ट अस, है ना? कहां पर कांटेक्ट करोगे, एड्रेस तो आप लोग को पता है, बाबू गांव चौक के आसपास में, आप कहीं भी पूछोगे नेक्स्ट जन स्कॉलर साहब कहां पर है तो आपको मिल जाएगा, और सामने शायद विद्या कंप्यूटर है ना सर, विद्या कंप्यूटर के जस्ट अपोजिट में मिलेगा।
हाँ विभा कंप्यूटर, उसका अपोजिट में आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्कॉलर्स हब, है ना। तो नेक्स्ट सेशन को बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग के साथ जुड़िए और हमें भी मौका दीजिए कि आप लोग को पढ़ाने का, है ना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और आज रिपब्लिक डे है तो हैप्पी रिपब्लिक डे। ओके, थैंक यू।